वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज हैं, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख पाल राजवंश से संबंधित हैं? पहला है खालिमपुर अभिलेख, सेकंड है नालंदा अभिलेख, थर्ड है भागलपुर अभिलेख और फोर्थ है कमौली अभिलेख और फिफ्थ है बसही अभिलेख। ये आपको अभिलेख दिए गए हैं और बताना है किस ये पाल राजवंश से इसमें से कौन से संबंधित हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं ऑप्शन नहीं रीड करूंगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको खुद देखना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से जो खालिमपुर अभिलेख है, नालंदा अभिलेख है और भागलपुर अभिलेख है, तीनों के तीनों पाल राजवंश से संबंधित हैं। पाल राजवंश से बात की जाए तो कौन कौन से हो गए, फिर से याद कीजिए, खालिमपुर अभिलेख, नालंदा और भागलपुर अभिलेख, तीनों पाल राजवंश से। अब जो कमौली अभिलेख है इसके साथ साथ बसही अभिलेख और राहन अभिलेख, कमौली अभिलेख, बसही अभिलेख और राहन अभिलेख ये गहड़वाल गोविंद चंद्र से संबंधित है। ठीक है, और बनारस शिलालेख एक और है उसको भी याद कर लीजिए, वो है चेदी कर्ण से रिलेटेड। तो अब नहीं भूलिएगा, पाल राजवंश से खालिमपुर, नालंदा, भागलपुर अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ साम्राज्य है, दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राजा हैं। अवमुक्त, पालक, कसस्थलपुर, माफ कीजिएगा, कांची। दक्षिण भारत के राजा में नीलराज हैं, धनंजय हैं, उग्रसेन है और विष्णुगुप्त हैं। इनको आपस में मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसके अनुसार हम मैच करना शुरू करेंगे। अगर आपको कोई एक भी पता है तो उससे शुरुआत किया कीजिए। जैसे कि आपको पल्लव वंश का विष्णुगुप्त आपको पता होगा, विष्णुगुप्त पल्लव वंश से संबंधित थे। ठीक है, इनका साम्राज्य ये कांची, तो कांची का 4 हो गया। डी का 4 आपको 2 ऑप्शन में दिया है तो 2 ऑप्शन आप हटा सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब 2 बचे हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं। अवमुक्त की बात करें तो नीलराज संबंधित हैं, पालक से उग्रसेन हो जाएंगे, कसस्थलपुर से धनंजय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 3 2 4। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, कई बार प्रश्न ये पूछा जा सकता है, आगे भी संभावना यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, मीमांसा दर्शन है और वेदांत दर्शन है। कभी मैच करने को भी आ सकता है तो कभी स्टेटमेंट बन सकते हैं। अब प्रवर्तक में महर्षि कणाद हैं, महर्षि व्यास हैं, महर्षि जैमिनी हैं और महर्षि कपिल हैं। अब इनको हम लोग मैच करेंगे। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया तो अब तक आपको ये रटा होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो गलत बात है, इसको आप याद रखिए। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि गौतम की। ये तो आपको पता होगा, महर्षि गौतम किससे रिलेटेड हैं, ये न्याय दर्शन से।
तो न्याय दर्शन याद हो गया। वैशेषिक दर्शन की अब बात करें तो इससे रिलेटेड है महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन इसमें दिया गया है, तो ये देखिए वैशेषिक दर्शन हो गया महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन से रिलेटेड है महर्षि कपिल, ठीक है। मीमांसा दर्शन से रिलेटेड है महर्षि जैमिनी। वेदांत दर्शन से रिलेटेड है महर्षि व्यास। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, जो कि इसमें दिया नहीं गया था वो मैंने बता दिया है, और मीमांसा तो पूछा ही गया था। वेदांत दर्शन महर्षि व्यास। तो एक बार फिर से याद कीजिए, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, और वेदांत के लिए महर्षि व्यास। आपको याद रखना है, कोई भी ट्रिक बना के याद करिए, कैसे भी इसको याद रखना है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1432। राइट आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना। एक तरफ धर्मशास्त्र है, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। धर्मशास्त्र में कृत्य कल्पतरु है, चतुर्वर्ग चिंतामणि है, पार्वती परिणय है, और प्रताप रुद्र कल्याण है। लेखक में हेमाद्रि पंडित हैं, बाणभट्ट हैं, भट्ट लक्ष्मीधर हैं, और विद्यानाथ हैं। तो इनको आपस में मैच करेंगे। देखिए क्वेश्चंस इस टाइप के मैंने पहले भी कराए हुए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए हुए हैं, लेकिन मैं इस तरीके से अब करा रही हूँ जिससे आप एक एक क्वेश्चन पे फोकस करके करते चलें। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या इन टॉपिक से रिलेटेड कोई फैक्ट है तो वो अब आपका नहीं छूटना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, और ये जितने भी वीडियोस चल रहे हैं आरओ के लिए, सारे क्वेश्चन आप ढंग से कर लीजिए, आपका काफी कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा इसी से। तो कृत्य कल्प तरु को हम मैच करेंगे भट्ट लक्ष्मीधर से, ठीक है। चतुर्वर्ग चिंतामणि, इनको हम मैच करेंगे, इसको मैच करेंगे हेमाद्रि पंडित, या ये हेमाद्रि पंडित या हेमाड पंत है, हेमाड पंत, ठीक है। पार्वती परिणय बाणभट्ट, पार्वती परिणय ये बाणभट्ट की है। प्रताप रुद्र कल्याण ये विद्यानाथ, ठीक है। इनको मैच कर देंगे, बचे हुए थे। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 3124। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार शासक जो हैं इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो आ गया ना क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, और हर बार पूछा भी जा रहा है। तो इसमें रामभद्र हैं, वत्सराज है, देवपाल है और महिपाल है, इनको हम लोग देखेंगे और क्रोनोलॉजी में लगाएंगे। तो सबसे पहले रामभद्र का जो समय है वो है 833 से 836 ईस्वी, ठीक है। अब आ जाते हैं वत्सराज। तो वत्सराज का समय 775 से 800 ईस्वी, 800 AD, ठीक है। देवपाल की बात करें तो देवपाल का टाइम है 948 टू 949 AD। महिपाल की बात करें तो महिपाल का समय है 912 टू 944। अब इनको अरेंज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वत्सराज है, मतलब सेकंड ऑप्शन जिसमें भी पहले है। वत्सराज के बाद रामभद्र हैं, फिर महिपाल हैं और उसके बाद देवपाल हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2143। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट हैं, करेक्ट आपको ऑप्शन चूज करना होगा। तो आपको यहाँ पर तीनों जो बैटल्स हैं पानीपत की तैयार करवाई हुई हैं, नहीं तैयार है तो देख लीजिए अब इसमें। तो जो बैटल्स हैं पानीपत की उनके बारे में दिए गए हैं स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट है जो फर्स्ट बैटल है पानीपत की वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। सेकंड है जो सेकंड पानीपत की बैटल हुई वो हुई थी अकबर और हेमू की सेना के बीच में 1556 में, ये भी करेक्ट है। थर्ड है जो थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी 1761 में, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या चूज करेंगे? सी, मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है तुकारोई की जो लड़ाई है वो 3 मार्च 1575 को अकबर और बंगाल बिहार की जो सल्तनत थी इनके बीच लड़ी गई थी। सेकंड है धर्मतपुर का जो युद्ध था ये औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुकोरोई की लड़ाई। ये भी याद रखनी, 3 मार्च 1575 अकबर और बंगाल और बिहार की सल्तनत के बीच। सेकंड है धर्मतपुर का युद्ध, तो औरंगजेब के बीच हुआ था और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में, कब? तो 1658 में, 15 अप्रैल, ठीक है। करेक्ट है दोनों ऑप्शन। अब नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजी में लगाइए। सबसे पहले भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा जब लाई गई, फिर औरंगजेब का दिल्ली में प्रथम राज्याभिषेक हुआ, बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा और चुनार किले पर हुमायूं का प्रथम आक्रमण। देखिए यहाँ पर आपको डेट नहीं भी याद होती तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में आपको डेट तैयार हो। कैसे सॉल्व करेंगे तो समझिए, यहाँ पर जो भी चीजें बताई गई हैं, तंबाकू जब पुर्तगालियों द्वारा लाई गई तो पुर्तगाली कब आए थे? 1498 के आसपास, ठीक है।
और लाए कब होंगे तंबाकू, तो उसके बाद का विवरण है, ठीक है, तो काफी समय बाद। फिर औरंगजेब की बात की जाए, औरंगजेब और बाबर में से, तो बाबर पहले था या औरंगजेब था, खुद समझ में आ गया होगा, है ना, तो बाबर पहले हो जाएगा उससे। फिर बात करते हैं हुमायूं, तो हुमायूं के बाद कौन बाबर के बाद फिर होगा ना हुमायूं, और हुमायूं के बाद औरंगजेब होगा। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा दिमाग लगा के इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं डेट बता देती हूँ। तो भारत में जब तंबाकू लाई गई पुर्तगालियों द्वारा, वो 1605 में लाई गई थी। अब जब औरंगजेब का दिल्ली में जब पहला राज्याभिषेक हुआ, वो समय था 31 जुलाई 1658, ठीक है। अब देखिए, फिर बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा, तो यहाँ पर 1495 है, ठीक है। चुनार किले पर हुमायूं का पहला आक्रमण कब हुआ, तो 1532। अब हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, कैसे, तो देखिए सबसे पहले थर्ड बाबर फरगना की गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद हुमायूं आएगा ना, तो हुमायूं क्या हो जाएगा, चुनार के किले पर हुमायूं का प्रथम आक्रमण। ये आपको देखिए, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा 3-4 दिया ही नहीं गया था, आप 2 ऑप्शन ढूंढ लेते, बाकी का आपको मिल ही जाता, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद तंबाकू वाला और औरंगजेब वाला, कंफ्यूजन तब होती कि पहले पुर्तगाली तंबाकू लाया औरंगजेब का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कंफ्यूजन था ही नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल सबसे लंबा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको जानते हो क्या ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत जितना भी जो शासनकाल है उनका टाइम पीरियड याद होना चाहिए। मान लो क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाए कोई शासक, तब क्या करेंगे, तो गुलाम वंश का शासनकाल है, खिलजी का है, लोधी का और तुगलक का है, ठीक है। इसमें वैसे सबसे लंबा समय मैं बता दे रही हूँ, आंसर क्या है, तुगलक का है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन सबका समय भी तो याद होना चाहिए। तो गुलाम वंश जो ये स्लेव डायनेस्टी थी, ये 1206 से 1290 तक रहती है, ठीक है, 1206 से 1290। ये जो खिलजी वंश है 1290 के बाद आता है, तो 1320 तक रहता है, 1290 से 1320 तक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लोधी वंश आता है, लोधी वंश 1451 से आ जाता है, 1451 टू 1526, ठीक है। इब्राहिम लोधी को ही तो फर्स्ट पानीपत की बैटल अभी आपने पढ़ी, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। अब जो तुगलक डायनेस्टी है ना, ये इससे पहले की है, तो तुगलक डायनेस्टी खिलजी के बाद आई थी, 1320 से 1414 तक। तैयार हुआ, तो अब आपको यहाँ पर इसको क्रोनोलॉजी में भी लगाना आ जाएगा, और इसके साथ टाइम पीरियड भी देख लीजिए सबसे ज्यादा किसका है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी तुगलक वंश। ऐसे भी रट लीजिए, नहीं डेट याद हो पा रही पर याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, चलिए 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बनवाया गया था। तो पहला है दीवाने बंदगान, सेकंड है दीवाने खैरात, थर्ड है दीवाने इस्तियाक और दीवाने कोई। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन खासकर, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, सारे एक जैसे लगते हैं, समझ नहीं आता है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो बंदगान, खैरात और इस्तियाक रख लीजिए, बंदगान, खैरात और इस्तियाक। इस्तियाक ने बंदों को खैरात दी, याद रखिएगा किसके हैं, फिरोज शाह तुगलक के हैं। कोई भी ट्रिक बना लीजिए, एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए कुछ भी। तो इस्तियाक ने बंदों को खैरात दी, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको तीनों याद हो जाएंगे, और तीनों किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। जो दीवाने कोही था ये कृषि विभाग था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है, याद रहेगा आपसे, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक और इस्तियाक खैरात और बंदगान फिरोज शाह तुगलक। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और ये क्लास अगर आपके लिए हेल्पफुल है, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, जिससे मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आती रहूं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, चोल प्रशासन के संदर्भ में सही विकल्प चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट है, सभा को पोरुंगिरी कहा जाता था। सेकेंड है, सभा के सदस्यों को पेरूमक्कल कहा जाता था। थर्ड है, सभा की समिति को वरिया पेरूमक्कल कहा जाता था। और फोर्थ है, ब्राह्मणों द्वारा निर्मित एक संस्था जो कि ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार होती थी, महाजन कहलाती थी। तो इसमें से बताइए कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, चलिए देखते हैं। तो सभा को पेरुंगुरी कहा जाता था, बिल्कुल करेक्ट है। सभा के सदस्यों को पेरूमक्कल कहा जाता था, ये भी करेक्ट है। सभा की समिति को बताया जा रहा है वरिया पेरूमक्कल कहा जाता था। अब यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो सभा की समिति थी इसे बोलते थे वारियम। क्या बोलते थे, वारियम। अब इस वारियम के जो सदस्य होते थे उनको वारिया पेरूमक्कल कहते थे, तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित एक संस्था थी जो कि ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार होती थी, इसको महाजन कहते थे। तो चोल प्रशासन के बारे में ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे सी, पहला, दूसरा और चौथा, यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट होगा। 12th क्वेश्चन आ गए हैं। 12th क्वेश्चन पे पहला स्टेटमेंट है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है।
सेकंड है समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका के अनुराधापुर साम्राज्य के राजा मेघवर्ण थे। थर्ड है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चित्रण किया गया है। फोर्थ है नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। इसमें इनको क्या कहा गया? धर्म प्रचार बंधु, बिल्कुल करेक्ट है। और समुद्रगुप्त के समकालीन थे श्रीलंका के अनुराधापुर साम्राज्य के राजा मेघवर्ण। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चित्रण मिलता है, बिल्कुल सही है। और नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी। 13th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनने हैं। अभिलेख से रिलेटेड ये भी है, ठीक है। तो पहला है स्टेटमेंट कि जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का गोप्ता नियुक्त किया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अभिलेख है। तो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। और स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। थर्ड है स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। क्या ये सही है? ये जो स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख है ना, ये एमपी में नहीं है, ये यूपी के बुलंदशहर में है, इसलिए इनकरेक्ट है। यूपी का जो बुलंदशहर है यहाँ पर है, तो तीसरा इनकरेक्ट हो गया। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। स्कंदगुप्त के शासनकाल का जो अंतिम अभिलेख है ये गढ़वा शिलालेख उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। अब याद रहेगा ना, गढ़वा शिलालेख और इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख यूपी में है, ठीक है, याद रहेगा। और जो गढ़वा शिलालेख है वो यूपी के इलाहाबाद में है, और जो बुलंदशहर में है यूपी का वो इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या चूज करेंगे? ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है आहत सिक्कों का जो सबसे बड़ा भंडार है वो महाराष्ट्र के अमरावती से मिला है। सेकंड है डेमेट्रियस भारत में इंडो ग्रीक राजा था और उसने अपने सिक्कों पर खुद को अजेय घोषित कराया था। थर्ड है जाली सिक्के बनाने वाले को अर्थशास्त्र में कूट रूपक नाम दिया गया था। फोर्थ है दक्षिण भारत में कदम्ब वंश के शासक ककुस्थ वर्मा ने सबसे पहले सोने के आहत सिक्के चलवाए थे। अब सही उत्तर देखना है हमें। राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चौथा गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो कदम्ब वंश के शासक थे शांति वर्मा, यहाँ पर कुकुस्थ वर्मा दिया गया, ये गलत हो जाएगा। शांति वर्मा ने सबसे पहले सोने के आहत सिक्के चलवाए थे, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है चोल शासक राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति मिलती है। सेकंड है सातवाहन सिक्कों पर संस्कृत भाषा का उल्लेख मिलता है। थर्ड है गुप्तकालीन सिक्कों पर प्राकृत भाषा का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर अधिकांश देवी देवताओं का चित्रण मिलता है। देखिए, जब ऐसे दिया जाता है स्टेटमेंट, जैसे सातवाहन और गुप्तकालीन सब साथ में दे दिया गया और उसमें संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा, अब कंफ्यूजन हो जाता है क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको एक एक करके स्टेटमेंट तैयार करना होगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखा, एक दो बार वीडियो रिपीट कर लीजिए, या नहीं याद हो रहा तो कहीं शॉर्ट में लिखते रहिए। A4 साइज पेपर ले लीजिए, A3 साइज पेपर ले लीजिए, कहीं पर आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहे जितने भी टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले समझिए, जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि चोल शासक राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति मिलती है। लेकिन ये जो सातवाहन सिक्के हैं या मुद्रा हैं, इन पर संस्कृत भाषा का नहीं, इन पर प्राकृत भाषा का उल्लेख है। बस यहीं पे देखिए ये गलत हो गया ना। और जो गुप्तकालीन सिक्के हैं इनमें संस्कृत भाषा का उल्लेख है। अब ये दो तो इनकरेक्ट हो गए। फिर देखिए कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों के पर अधिकांश देवी देवता, हिंदू जो देवी देवता हैं, इनका चित्रण मिलता है। करेक्ट है। 1-4 किसमें करेक्ट है? ऑप्शन बी में, यही राइट आंसर होगा। तो आज के क्वेश्चन मैंने कुछ अलग तरीके से कराए। तरीका ये अपनाया कि आपको ये भी बताते चलूं कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और कैसे आप ऑप्शन जो मैच वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चंस मैं और बढ़ाती रहूंगी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अभी आप ये कर रहे हैं और एग्जाम टाइम में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैं करवाऊंगी, हिंदी का भी और जीएस का भी आप कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर जीएस सब कुछ इंक्लूड किया गया होगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज
मैं फिर से कहूँगी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, क्योंकि आप में से बहुत लोग आप विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, वीडियो भी देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लें, आपको वहाँ पर कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। ये सारे कंटेंट आपको, सारी क्लासेज एक साथ मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज भी डेली प्रैक्टिस कराई जा रही, तो वो भी हो जाएगा आसानी से। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।